सा, तो चश्मा से इधर दिखता नहीं। ये प्रीवियस रिजल्ट आप नहीं भी लिखिएगा, क्योंकि आपके कॉपी में तो है ही। हम लोग फाइंड आउट किए थे कि डी एन वी एक्स कॉमा डी वाई कॉमा वी जी। जो फाइनल रिजल्ट निकाले होंगे पिछले क्लास में, ये है ना। और एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, वो आप जानते हैं कि इसका अर्थ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट बिटवीन वी एक्स एंड वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई एंड वी वाई प्लस डी वी वाई, और वी जेड एंड वी जेड प्लस डी वी जेड। दिस इज नंबर ऑफ molecules having velocity component between Vx and Vx plus dVx। वी एक्स वी वाई वी जेड आप वेलोसिटी का कंपोनेंट मानते हैं, वेलोसिटी वेक्टर v का। तो अगर कंपोनेंट के टर्म में नहीं बल्कि वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में बोला
तो तब हम इसी बात को, मीनिंग वही रहेगा, वैल्यू वही रहेगा, इसको तब बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी नॉट कंपोनेंट बिटवीन v एंड v प्लस डी वी। जब वेलोसिटी होगा v और v प्लस डी वी के बीच तो कंपोनेंट होगा ऐसा, नहीं, 3 कंपोनेंट। तो इसी को आप कह सकते हैं कि दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग velocity between v and v प्लस। इसी का मतलब वो है, कंपोनेंट के टर्म में बोलते हैं तो 3 बोलना पड़ता है, वेक्टर रूप में बोलेंगे तो 1 ही लिखेंगे। अब देखो, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड आप केवल v लिखते हैं विदाउट वेक्टर साइन, इसका भी मैग्नीट्यूड v प्लस डी वी, वेक्टर साइन नहीं देंगे। तो जब वेलोसिटी वेक्टर इस बीच में है तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकेंड और 10.5 मीटर पर, वैल्यू तो वही रहेगा ना। तो हम इसी को ये भी कह सकते हैं, लेकिन तब क्या है कि वेलोसिटी शब्द के जगह पर स्पीड शब्द का यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब होगा वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, या यहाँ हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिख देंगे, वेलोसिटी नहीं लिख करके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखा है मॉलिक्यूलर स्पीड लिख दिया वेलोसिटी के बजाय। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज नंबर ऑफ molecules having speed between v and v प्लस t, वेक्टर साइन छोड़ दो। और इसी को, जिसको अभी आप यह लिखते आए हैं, अब जब ऐसा मीनिंग उसका बोल रहे हैं तो हम इसी को अब लिख देते हैं डी एन भी। जहाँ वी एक्स वी वाई वी जेड लिखते थे वहाँ से केवल क्या लिख दिया, केवल भी लिख दिया, मतलब वही है, बराबर है उसके। दिस इज डी एन। मतलब ये हुआ कि जब स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इस सिंबल के जगह पर ये सिंबल यूज कर लेंगे। इसका मतलब होगा कि डीएन भी वैसे मॉलिक्यूल का संख्या है जिसका स्पीड v और v प्लस डी वी के बीच में लाई करता है, उसका संख्या है। अब ये जो फैक्टर है, आप अगर देखेंगे पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा है उसको, तो वहाँ लिखा होगा कि ये है क्या, एक वॉल्यूम एलिमेंट है, लेकिन किस स्पेस में, वेलोसिटी स्पेस में, ध्यान रखना, नॉट पोजीशन स्पेस, एक्स वाई जेड नहीं, बल्कि एक्स एक्सिस को वी एक्स एक्सिस कहते थे, वाई एक्सिस को वी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को वी जेड एक्सिस, है ना। तो अब ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है, यह वास्तव में हम लोग कह सकते हैं कि यह v और v प्लस डी वी के जो बीच जो वेलोसिटी होगा उसी बीच का वॉल्यूम एलिमेंट, नहीं। डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड, दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट in velocity space,
और ये वॉल्यूम एलिमेंट एक्चुअली होगा किसके बराबर, तो यह बराबर होगा वॉल्यूम बिटवीन द concentric spherical shells having radii V and V plus 2। इसका मतलब है कि यह वॉल्यूम एलिमेंट है वेलोसिटी स्पेस का, या वास्तविक अर्थ इसका ये है कि यह दो स्फेरिकल सेल मानो, जो अभी फिगर में हम दिखाएंगे। जैसे ये दो स्फेरिकल सेल है, इसका जो रेडियस है उसको कहेंगे v, और इसका जो रेडियस है वो है v प्लस d, और दोनों का सेंटर सेम है, तो v को ही रेडियस मान लिया। ये कोई मीटर में नहीं, मीटर पर सेकंड में। यही ये जो स्फीयर है यह वॉल्यूम वेलोसिटी स्पेस का स्फीयर है ना। तो v रेडियस का स्फीयर और v प्लस d भी रेडियस का स्फीयर, इस बीच का ये जो रीजन है इसी का जो वॉल्यूम होगा वही आपका ये dvx इंटू dvy इंटू dv उसी का है वॉल्यूम। अब आप लोग बताइए कि यह वॉल्यूम कितना के बराबर होगा, या इसको कैसे फाइंड आउट करें। सिंपल सी बात है कि बड़ा वॉल्यूम से छोटा को घटा देंगे। 4/3 पाई v प्लस dv का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई v क्यूब, यही ना लिखेंगे। लेकिन ये जो हाई स्कूल का बच्चा है वो ऐसा बोलेगा। अब आप जिस लेवल में पढ़ते हैं वहाँ कैलकुलस यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। जब तुम इस रीजन के वॉल्यूम की बात करते हो तो ये वास्तव में है क्या, v रेडियस का जो स्फीयर था उसी का रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया, कितना से, dv से, और तब जो वॉल्यूम जनरेटेड हुआ वही वॉल्यूम तो है। तो ये इस स्फीयर के वॉल्यूम में हुआ इंक्रीमेंट है, बढ़ोतरी है। कब, जब उसका रेडियस कितना से बढ़ा, dv से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह v रेडियस का जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम का एलिमेंट्री चेंज है या एलिमेंट्री इंक्रीमेंट है, वही है यह, है ना। तो अगर इसको फाइंड आउट करना होगा तो यह कितना के बराबर होगा, इसी के बराबर लिखना है ना। देखो इसको लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ, बोलो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई भी होगा कि नहीं। तो इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका डिफरेंशियल ले रहा है। वैसे यह अप्रोक्सीमेशन जब बताए होंगे ये सेमेस्टर 1 में, तो वहाँ भी इस तरह का बताया। इसी वॉल्यूम का डिफरेंशियल चेंज ये वॉल्यूम है ना। अब इसका डिफरेंशियल लोगे तो बोलो कितना होगा, 4/3 पाई कांस्टेंट है बाहर, अब v क्यूब का डिफरेंशियल बोलो कितना, 3v स्क्वायर d। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बोलिए कितना बच गया,
4 पाई v स्क्वायर, तो ये जो वॉल्यूम वेलोसिटी स्पेस का एलिमेंट्री वॉल्यूम है या वॉल्यूम एलिमेंट है, उसका मान अगर स्पीड के टर्म में बोला जाए तो कितना के बराबर है? 4 पाई v स्क्वायर इंटू डी वी के बराबर। तो अब अगर मैक्सवेल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को बोलेंगे कि गैस में वैसा मॉलिक्यूल जिसका स्पीड v और v प्लस डी वी के बीच में होगा, उसकी कितनी संख्या है, तो वह संख्या अब इसके जगह पर यह लिख देंगे, सिंबल केवल बदल देंगे। अब लिखेंगे डी एन वी है बराबर है, वही चीज़ है यार, डी एन वी, और बराबर यही चीज़ लिखना है। अब बोलो ये जो फैक्टर है इसको कितना लिखोगे? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर के बराबर है। तो एन इंटू ए क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर, और इसके जगह पर 4 पाई वी स्क्वायर डी वी। बस ये लिख दो, यही मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। ए और बी के टर्म, ए और बी अभी तक मालूम नहीं, उसको अभी विजिट करेंगे आज के क्लास में करेंगे, ठीक है? तो इतना तक नोट कर लिए हैं। डी एन वी बराबर, देखिए क्या था, एन टाइम्स ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी, और ब्रैकेट में था वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। उसको आप कितना के बराबर लिखेंगे? वी स्क्वायर, ठीक है? और आगे क्या था सो बताओ? डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, जिसके जगह पर इतना लिखना है ना, इंटू 4 पाई वी स्क्वायर, दैट इज डी एन वी इक्वल, अब इसी को थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, 4 पाई एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर टाइम्स वी स्क्वायर डी एन वी इक्वल टू 4 पाई एन ए क्यूब ई टू दी पावर माइनस बी वी स्क्वायर टाइम्स वी स्क्वायर डी वी। यही जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसको मैक्सवेल्स फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, है ना?
फिर देखो, आप याद कीजिए पिछले क्लास को, आगे हैं। आपको याद होगा कि n इंटू क्या था, n को DNV को इस DV से, वेलोसिटी के रेंज से भाग दे रहे हैं और इसके जगह पर लिखा FV। आगे क्या बच रहा है, 4 पाई n a क्यूब e टू द पावर माइनस BV स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। ये मैक्सवेल मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का दूसरा फॉर्म है, दूसरा रूप है। किया कुछ नहीं है, DNV को DV से भाग दे दिया और उसको इस सिंबल से डिनोट किया। एक्चुअली ये जो आपने माना है FV इक्वल टू DNV बाय DV, इसको कहा जाता है मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। देखो, तो लॉ तो मालूम हो गया, लेकिन जो लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखा है, ध्यान से देखिए, इसमें आने वाला जो दो कांस्टेंट्स हैं A और B, ये तो आपने मान करके लिखा है। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट के रूप में आया था, B लैग्रेंज अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर के रूप में आया था। इसका एक्चुअल मान क्या हो हम नहीं जानते, अभी नहीं जानते। तो अब हमारा एम होगा A और B का मान इवेलुएट करके निकाल के इसमें रख देना, तब इसका एक्चुअल फॉर्म मालूम होगा। फॉर्म तो मालूम हो गया, लेकिन A और B होगा कितना, याद इसी को रखना चाहिए। और A और B का मान अलग से याद रखना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ा तो इसमें पुट कर दिया, है ना। क्योंकि जब वो आप लिखिएगा थोड़ा भेग दिखेगा, ये सूटेबिलिटी है इसमें, ये आसानी से याद हो जाता है। अब कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे इसको देखिए। A और B का इवेल्युएशन, पहला स्टेप देखो, DNV क्या है, तो गैस में मॉलिक्यूल का संख्या वैसे मॉलिक्यूल का संख्या जिसका स्पीड V और V प्लस DV के बीच में। अब याद करो कि काइनेटिक थ्योरी का एजम्पशन, जो मॉलिक्यूलर स्पीड होता है, गैस के मॉलिक्यूल का स्पीड
क्लासिकल जो काइनेटिक थ्योरी है उसके हिसाब से वह कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से इन्फिनिटी तक। कम हमने लिखा भी था कि वेलोसिटी कहेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और स्पीड कहेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी। उसी में से एक छोटा सा रेंज लिया है v और v प्लस डी भी, उस बीच के मॉलिक्यूल का संख्या है। तो सोचो अगर dnv को इंटीग्रेट कर दें फॉर द इंटायर रेंज ऑफ स्पीड, मतलब 0 और इन्फिनिटी के बीच में, तो क्या मालूम हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। dnv सेलेक्टेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, वैसा मॉलिक्यूल जिसका स्पीड 0 और v और v प्लस डी के बीच में ही है। और जब उसी वैल्यू को 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मालूम हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो आप मान के चल रहे हैं कि वह n है, तो इंटीग्रेशन के बाद तो na मिलेगा ना। वी हैव इंटीग्रल ऑफ dnv इक्वल टू dnv का इंटीग्रल n के बराबर, मीनिंगफुल है, ई नहीं कि nv लिख देना। dnv एलिमेंट्री वैल्यू है n का, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मिलेगा। ये नहीं कि मैथमेटिक्स कहता है कि dx का x होता है तो यहाँ v लगा तो v लगा देंगे, क्योंकि हमने माना क्या है n। तो मीनिंग से लेना है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब इसका इंटीग्रल। अब आप इसका मान रख दीजिए जो आपने ऊपर लिखा है, उसमें जो कांस्टेंट फैक्टर होगा उसको बाहर लिख लेंगे। तो देखो कि dnv क्या लिखे हुए हो, 4 पाई n a क्यूब। ध्यान से देखो dnv का मान क्या लिखे हैं, 4 पाई n a क्यूब इंटू ई टू दी पावर माइनस bv स्क्वायर इंटू v स्क्वायर डी, ये नहीं लिखे हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चूंकि कांस्टेंट फैक्टर है तो बाहर आ गया, और जिसमें भी है वो सब इंटीग्रल के अंतर्गत है। और काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशन के अनुसार v का वेरिएशन 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, तो उस बीच में इंटीग्रेट कर दें। अब इस इंटीग्रल का मान क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन इंटीग्रल। दो तरह के गॉसियन इंटीग्रल का यूज होगा। इसका जो एक्चुअल इवेल्युएशन होता है ना, वो गामा फंक्शन के मदद से होता है। ये +2 लेवल में थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस में गामा फंक्शन दिया रहता है, लेकिन आगे के सेमेस्टर में जाओगे तब पढ़ना है, मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ना है। तो तत्काल हम आपको यहाँ बगल में रिजल्ट लिख देते हैं और आप उसके आधार पर इसको इवेल्युएट। ई टू दी पावर माइनस बी एक्स, यहाँ बी की जगह पर आप कोई भी के भी लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट है ना। एक्स वेरिएबल है, बी एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 2n डी एक्स। 2n लिखने का मतलब कौन नंबर, इवन नंबर, मतलब x का जो पावर है वह क्या होगा
इवन तब ये फॉर्मूला लागू होगा जो लिखने जा रहे हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। 1 into 3 into 5 so on 2n minus 1 divided by 2 to the power n plus 1 into root over pi divided by b to the power 2n plus 1। अब दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। ये फैक्टर वैसा ही है, लिमिट वैसा ही है। x पर पावर क्या है 2n प्लस 1, जो कि इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 2n प्लस 1 कौन नंबर? 2n माइनस 1 भी ऑड नंबर, 2n प्लस 1 भी ऑड नंबर। और ये बराबर होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2b टू द पावर n प्लस। आपको इस दोनों ही रिजल्ट को बिल्कुल याद रखना है। ये स्टैंडर्ड गॉसियन फॉर्मूला है या गॉसियन इंटीग्रल है, इसको याद रखना है। आगे के कैलकुलेशन में इसका ज़रूरत है। अब ज़रा ध्यान से सोचो, अगर ये हमारा वास्तविक प्रॉब्लम है, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बोलो फॉर्मूला नंबर 1 का यूज़ करें कि 2 का, इसको अगर सॉल्व करना है 1 का, v के x के जगह पर v है यहाँ, और जहाँ है पावर 2n वहाँ है 2, इवन नंबर है, ये 2n प्लस 1 नहीं है, 2n है। तो इस सवाल में हम लोगों को 2n के जगह पर क्या है 2 है, तो बोलो इसीलिए n कितना के बराबर है 1, तो n 1 हो गया। अब n जब 1 होगा तो लास्ट को देखो, 2 इंटू 1 माइनस 1 हुआ, तो केवल 1 लिखना है ना। जैसे अगर 2 रहता 4 में से एक जाएगा 3, तो 1 इंटू 3 लिखना पड़ता है, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। अभी आप केवल क्या लिख रहे हैं 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1 प्लस 1, यहाँ भी 2 इंटू 1 प्लस 1 नहीं हो जाएगा, इससे इसको सॉल्व करें। तो दिस इम्प्लाइज 4 पाई n a क्यूब इंटू, अब इस इंटीग्रल का मान लिखें, बोलिए क्या लिखिएगा, वहाँ से देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n प्लस 1, तो मतलब क्या होगा बोलो 1 प्लस 1 रूट ओवर पाई डिवाइडेड बाय b टू द पावर 2n प्लस 1। तो b, यहाँ b के जगह पर संयोग से b ही है, इसलिए जान के वह लिखे भी हैं। तो 2n, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, और यह बराबर हो गया,
अब ये n और ये n कैंसिल, दोनों तरफ पहले भी काट सकते थे। हाँ, यहाँ हो गया 2² 4 हो गया, यहाँ भी 4 है, कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया पाई, यहाँ है रूट पाई, नहीं तो बोलो पाई पर कितना पावर, 3/2। यहाँ पाई यहाँ पाई पर हाफ, तो पाई पर 3/2 हुआ ना। और क्या बोलते हैं b पर कितना पावर, यहाँ 2 1 3 हो गया ना, तो b पर भी 3/2, 3 तो ये हुआ रूट लगा हुआ, 3/2 हुआ। और क्या बचा हुआ है, a³। अब बराबर कितना बचा, 1, ठीक है, बराबर बचा। अब बोलो यहाँ से हम a और b के बीच संबंध क्या होगा ये निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ कहें कि अच्छा बताइए a³ बराबर क्या होगा, तो b होगा ऊपर, अब पाएगा नीचे, तो ये होगा b डिवाइडेड बाय पाई होल टू द पावर 3/2, है कि नहीं। और इसीलिए a बराबर बोलिए क्या होगा, हाँ ये हो जाएगा b बाय पाई का स्क्वायर। हमारा एम है a और b का एक्चुअल मान निकालना। अभी के तक के कैलकुलेशन से a और b का मान तो नहीं आया है, लेकिन a और b एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है वो आ गया है। अगर आपका भी मान लीजिए आप b जानते हैं तो सोचो a भी जानते हैं, हमको b को पाई से भाग देना होगा, रूट लेना होगा, नहीं। या कभी आप a ही जानते हैं तो b निकाल सकते हैं, तो ये संबंध भी याद रहना चाहिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो गया यहाँ भी, इसीलिए आप इसको भी याद रखिए। a और b के बीच के संबंध को बताता है, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b रहता है। देखिए अब देखो, अब अगर आप जानना चाहते हैं a और b का एक्चुअल मान, तो किसी एक का निकलना चाहिए। तो इसके लिए हमको सोचना होगा इस गैस के किसी वेलोसिटी के संबंध में। देखो एक्चुअली जो एलिमेंट्री कैइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ भी आगे बताएंगे, ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के आधार पर तुम कैलकुलेट करो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसका वैल्यू निकालो, ये क्वेश्चन वो पूछेगा। लेकिन ये सब +2 लेवल में लोग इतना पढ़ता है। हम यहाँ तीनों में से किसी के आधार पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी तत्काल सोचना है, मान लो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करते हैं, या सीधा कहो मीन स्क्वायर। जब तुम बोलते हो मीन स्क्वायर, इसका मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, वो क्या कहलाएगा, मीन स्क्वायर, है ना। मीन स्क्वायर velocity is मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करें।
जैसे मान लो कि n1 ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका वेलोसिटी v1 ही है। मतलब जैसे बहुत बड़ा संख्या होगा तो कहते हैं ना कि जो पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को ले लेंगे तो सेम उम्र वाला कई लोग होगा, नहीं? तो n1 मॉलिक्यूल का संख्या जिसमें सबका वेलोसिटी v1 ही है। फिर n2 ऐसा मॉलिक्यूल का संख्या है जिसका वेलोसिटी v2 है, n3 वाले का v3 है, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अगर सारे के वेलोसिटी के को स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिएगा और टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी से और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भाग दे दीजिएगा, एवरेज निकल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि वेलोसिटी लार्ज नंबर होने के बाद ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली वैरी करता है। हम इंटीग्रेशन क्यों किए? आप ये मानते हैं कि वेलोसिटी 0 से इन्फिनिटी तक लगातार बदलता है। टोटल वैल्यू इंटीग्रेशन से तब निकाला जाता है जब फंक्शन का मान कंटिन्यूस हो। डिस्क्रीट होगा तो क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर पूछें कि DNV ऐसे मॉलिक्यूल का संख्या है जिसका वेलोसिटी क्या है? v है ना? तो v का स्क्वायर कर देंगे और DNV से गुना कर देंगे। v का स्क्वायर करके DNV से गुना कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DNV मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के स्क्वायर का सम हो गया। हुआ सम कैसे हो गया? मान लो हम लोग 4 आदमी इस क्लासरूम में हैं, सारे के पॉकेट में 500-500 रुपया है, कहेंगे टोटल रुपया कितना है? तो आप सीधा 4 गुना 500 कर दीजिएगा। ये तो थोड़ी ज़रूरी है कि जो 500 500 500 4 बार जोड़ेंगे, 4 गुना, वही चीज़ कर रहे हैं। या मान लो कहेंगे कि सारे प्रत्येक के पैसे के स्क्वायर का सम क्या है, तो क्या करेंगे? 4 गुना 500 का स्क्वायर का सम बताओ, नहीं? तो वैसे ही जब कहेंगे कि DNV मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का सम बताओ, तो क्या करोगे? DNV जो नंबर है उसमें गुना कर देंगे v के स्क्वायर से, क्योंकि DNV मॉलिक्यूल में तो हर एक का वेलोसिटी v है, ठीक है? और उसको भाग दे देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको लिखेंगे v बार स्क्वायर, और ये लिखा जाएगा कैसे? इंटीग्रल 0 to infinity v स्क्वायर इंटू DNV डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सम हो गया। जब तुम ऐसे लिखते हो तो जोड़ रहे हो, v के स्क्वायर को आपने जोड़ा सारे मॉलिक्यूल के लिए और उसको टोटल नंबर से भाग दे दिया, यही एवरेज है। लेकिन हम लोग जानते हैं ये जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसको क्या लिखेंगे? इसको भी तो इंटीग्रल ऑफ DNV ही लिखें। n होता ना इसके बराबर। अब ये तो लिखा था कि DNV को इंटीग्रेट कर दोगे तो n मिलेगा, ठीक है नहीं? अब मान पुट कर दीजिए। DNV कितना है वो आप लॉ में जान चुके हैं। जो कांस्टेंट फैक्टर होगा उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। बोलो DNV में क्या सब बाहर आएगा? 4 पाई n a क्यूब बाहर आएगा कि नहीं? 0 to इन्फिनिटी। यहाँ क्या फैक्टर होता है? e टू द पावर माइनस bv स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इंटू dv, ये होता है। एक v स्क्वायर पहले से है, एक फॉर्मूला में भी v स्क्वायर आता है, तो कितना हो जाएगा? v4 हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस bv स्क्वायर इंटू v4। बात समझ लो कि नहीं समझ लो? एंड डिवाइडेड बाय, फिर DNV का मान रखेंगे। ये जो फैक्टर है 4 पाई n a क्यूब, फिर बाहर
लेकिन इस बार कोई भी स्क्वायर से तो गुना नहीं ना है, तो यहाँ क्या बचेगा बोलो? अब ये फिर दोनों गॉसियन इंटीग्रल है। अभी जो आपने फॉर्मूला इवन पावर वाला पढ़ा उसी से सॉल्व होगा यह दोनों में कहीं ऑड पावर नहीं है। यहाँ भी वी स्क्वायर 2 इवन है, यहाँ 4 इवन है, इवन वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व। अब देखो, अब ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब इसका भी मान लिखेंगे, इसका भी मान उसी फॉर्मूला से लिखेंगे। बोलो, यहाँ पर 2n के जगह पर 2n के जगह पर अगर 4 है तो n कितना है? 2। ऊपर वाले में n 2 है और नीचे वाले में 2n के जगह पर 2 ही है, तो n कितना है? 1। वही फॉर्मूला यूज करना है, गॉसियन फॉर्मूला। आप ही लोग बताइएगा, बोलो इसका मान क्या लिखें? फॉर्मूला देखो, 1 × 3 × 5 सो एंड 2n - 1। तो सबसे पहले 2n - 1 निकाल लो यहाँ से, बोलो कितना होगा? 2 है तो 2n - 1 कितना? 3 नहीं हुआ? अरे 2 है ना यार, तो 2 × 2 - 1 बराबर 3। तो ऊपर में जो लिखा 1 × 3, तो 1 × 3 तक न लिखेंगे। तो ये हो गया 1 × 3 डिवाइडेड बाय क्या होता है बोलो? 2 पर कितना पावर? n + 1। n कितना है? n 1 का है, n 2 ना, अभी ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, 2। तो n + 1, तो 2 + 1 रूट ओवर पाई है ना, पाई डिवाइडेड बाय b पर कितना पावर? 2n + 1। तो 2n बोलो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2n हो गया 4, तो यहाँ हो गया 5। ठीक है, ये जो आपने मान लिखा है यह इस इंटीग्रल का मान लिखा है। अब उसी फॉर्मूला से इस इंटीग्रल का मान लिखेंगे, तो भाग देना पड़ेगा, भाग दे। बोलो, यहाँ पर n 1 है तो 2n - 1 निकालेंगे तो 2 × 1 - 1 होगा। तो ये तो अभी भी लिखे थे, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n + 1। ये क्या हुआ? 1 + 1 है ना, एंड रूट ओवर पाई बाय b टू द पावर 2n + 1। तो 2n हो गया 2 और +1 तो 3। है कि नहीं? अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया? 3/2 पर 3 पावर 8 हो गया ना, 3/8 इंटू रूट ओवर पाई बाय b टू द पावर 5 एंड गुना। अब इसको क्या करना होगा? उलट के लिखना होगा, क्योंकि भाग न दे रहे हैं। तो ये जाएगा ऊपर, 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 4, और 1 है तो उसको क्या लिखना है? रूट में बोलो b³ / 5। गुना में उल्टा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखो, 4 से कैंसिल करोगे, यहाँ 2 हो गया, तो ये हो गया 3/2। पाई कैंसिल हो गया, यहाँ b³ और यहाँ b5, तो नीचे क्या बचा है? b²
उसका रूट, तो सिर्फ बी बच गया, तो सिर्फ नीचे में बी बच गया। इसका मतलब ये हुआ फाइनली हम लोगों को मिलता है v बार स्क्वायर इक्वल टू 3/2। v स्क्वायर बराबर 3/2, ठीक है। अब देखो पहला जो 2 क्लास हमने बेसिक फंडामेंटल का लिया था और बोले थे कि इसका यूज होगा, अब देखो उसका यूज होगा। अगर हम गैस के एक मॉलिक्यूल का, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एवरेज एनर्जी होता है, तो अलग अलग का तो स्पीड अलग अलग है, तो जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आप क्या लिखेंगे उसको, हाफ mv बार स्क्वायर, m अगर उसका मास है तो, और वो होता किसके बराबर है, क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे याद करो। अगर म्यू मोल का तो लिखे थे 3/2 म्यू आर टी, एक मोल का 3/2 आर टी, एक मॉलिक्यूल का 3/2 के टी, जहाँ के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल का है। नौ हाफ mv बार स्क्वायर, ये हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल, और ये हम लोग जानते हैं कि यह किसके बराबर होता है, 3/2 kT के बराबर होता है। यहाँ बोलो k को क्या कहते हो, कौन कांस्टेंट, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ से भी आप देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस रिजल्ट से भी आप v बार स्क्वायर का मान निकालें, कितना होगा देखिए, दिस इज 3 kT/m। अब आप गौर करिए, आपके पास 2 रिजल्ट हैं, 2 और 3, दोनों में v बार स्क्वायर ही डिफाइंड है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इससे हमको b निकल जाएगा। और जैसे ही b निकलेगा तो आप जो a और b के बीच संबंध पढ़े हैं उससे आप a निकाल लेंगे, नहीं लिख लियो ना, देख लो 3/2 b और 3 kT/m। क्या है पहला इक्वेशन में 3/2b और दूसरे इक्वेशन में 3 kT/m, यही है ना। तो 3 को कैंसिल करिए और इससे b का मान निकालिए, बोलिए क्या आएगा b का मान, m डिवाइडेड बाय 2 kT। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है, एकदम कंठाग्र रखना पड़ेगा b के इस मान को, जिस b को आप लैग्रेंज अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर बोले थे, उसका मान मालूम हो गया कि ये m डिवाइडेड बाय 2 kT होता है, जहाँ m गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है, T टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। m जो है ना दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है। अब b आपको निकल गया, अब आप बताइए, देयरफॉर a बराबर, बोलो क्या पढ़े थे, b डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर, यही ना निकला था। तो b का ही मान लिखो, उसको पाई से केवल भाग दो, तो m डिवाइडेड बाय 2 पाई
KT का स्क्वायर। ए और बी मालूम हो गया। अब जैसे ही ए और बी आप जान गए, अब मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होगा, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, उसमें जहाँ जहाँ ए और बी है उसका मान यहाँ से रख देंगे। नहीं, डी एन भी आप अपने कॉपी में देखिए, 4 पाई एन, एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी भी स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर, है कि नहीं। अब इसमें क्या करना आपको, ए के जगह पर यह और बी के जगह पर यह पुट करना है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज डी एन भी इक्वल टू 4 पाई एन ए क्यूब। देखो ए है m बाई 2 पाई के टी पर हाफ पावर, और उस पर क्यूब करना है, तो क्या होगा यार, m बाय 2 पाई के टी टू दी पावर 3/2, है कि नहीं, इंटू ई टू दी पावर माइनस बी भी स्क्वायर, बी यहाँ पर देखो, तो दिस विल बी माइनस एम भी स्क्वायर बाय 2 के टी इंटू भी स्क्वायर फाइनल मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आज के क्लास में तो केवल यह रिजल्ट ला दिया, लेकिन इसको डिस्कस करना होगा, इसके एप्लीकेशन पार्ट को अब देखिए, ठीक है। ये तो आज इतना ही पढ़ाएंगे, और इस सैटरडे को क्लास नहीं है। कल एक्चुअली एक हमारे रिलेशन में शादी है बच्ची का, उसमें हमको जाना पड़ेगा, तो बाहर है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम नहीं आ पाएंगे।